उसने नजाकत से अपना गिलास मसहरी के गद्दे पर रखा और अपना चेहरा बाएं हथेली पर टिका कर मेरी तरफ करवट ले ली। इसका दाहिने हाथ की उंगलियों में दबी हुई सिगरेट से सुरमई धुआं लहराता हुआ ऊपर उठ रहा था। ली, मुझे इम्तिहान में मत डालो, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। अपना गाउन पहन लो, चौफान तुम्हें बता चुका है कि मैं शादीशुदा हूँ। मास्टर, शायद तुमको ये जानकर हैरत हो कि मेरे मेहमानों में अक्सरियत शादीशुदा लोगों की होती है। वो मेरी बात काटते हुए बोली। वो अपनी घरेलू जिंदगी से उकता कर मेरे पास आते हैं, मैं इनका दामन खुशियों से भर देती हूँ। वो और लोग होते होंगे, मैं वफा का। मेरी बात अधूरी रह गई। इस बार ली की सांवली सलोनी और खुश रूह मुलाजमा मेरे लिए चाय की ट्रे संभाले कमरे में आ गई। इसने ट्रे मेज पर रखी, मेरे लिए चाय बनाई और प्याली मेरे सामने रखकर खामोशी से वापस लौट गई। वो चाय के साथ दूसरे बहुत से लवाजम भी लाई थी। तुम वफा की बात कर रहे थे। ख्वाबगाह का दरवाजा बंद होने के बाद ली ने मुझे याद दिलाया। मास्टर, मुझसे ऐसी बातें ना करो। मेरा दावा है कि जमाल परस्ती तुम्हारी नस नस में रची हुई है। जमाल परस्त हो वो कभी एक औरत का वफादार नहीं होता। इसकी तबीयत से मावी होती है। वो भंवरे की तरह कली कली मंडलाता रहता है। तुम्हें भी अपने ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए तुम मुझे निगाह भर कर देखने से डर रहे हो। यूं ही समझ लो, मैंने हंस कर कहा। यह अपने बारे में तुम्हारी राय हो सकती है, मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूं। तुम डरावनी नहीं हो। हकीकत यह है कि किस्मत ने तुम्हें जहद शिकन हुस्न से नवाजा है। यह तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम खुद को बहुत बेरहमी से लुटा रही हो। तुमने अपने लिए गलत रास्ते का इंतखाब किया है। उसने अपने गिलास से एक घूंट लेते हुए दिलचस्पी से मेरी बात सुनी, फिर सिगरेट का एक कश लेकर बोली। तुम दर्दमंद इंसान हो। कभी कभी मैं खुद भी ये महसूस करती हूँ कि मैंने अपने लिए जिंदगी गुजारने का कोई अच्छा ढंग इख्तियार नहीं किया, लेकिन अब मेरी वापसी के रास्ते तमाम बंद हो चुके हैं। बुद्धा ने कहा है कि अच्छा इंसान वो है जो दूसरों में खुशियां बांट सके। मैं ये सोचकर अपने दिल को तसल्ली दे लेती हूँ कि मैं अपने हर मेहमान को मुसर्रस्तों से निहाल करके लौटाती हूँ। यह तुम्हारी खुद फरेबी है। मैंने बेचैनी से पहलू बदल कर उसके बात काट दी। जब इन आला असूलों की बात होती है तो सच्चाइयों का जिक्र आता है। तुम मनफी समत में सोच रही हो। अगर किसी जनूनी को इंसानी खून बहाकर खुशी हासिल होती है तो इसका यह मतलब नहीं हुआ कि इसके लिए खून रेजी जायज होगी। बदी हर हाल में बदी रहती है। तुम इसे नेकी का दर्जा देने की भयानक गलती कर रही हो। मास्टर, इन बातों को छोड़ो ना, उसने कसलमंदाना अंदाज में हल्की सी अंगड़ाई लेते हुए कहा। मुझे अब इन फलसफों से कोई दिलचस्पी नहीं रही। तुम अच्छी तकरीर कर लेते हो, लेकिन तुम्हारी ये बातें मेरे लिए बेसूद है। मैंने अपनी दुनिया खुद बनाई है, मुझे उसमें मगन रहने दो। बेवक्त की इस रागनी से मेरे सरूर को खराब न करो। दरअसल मैं भी तुमको यही बताना चाह रहा हूँ। मेरी भी एक दुनिया है, मुझे इसमें रहने दो। मुझे अपनी दुनिया में घसीटने की कोशिश मत करो। मेरी मुजाहमत जारी रही। तुम चाय पियो, यह ठंडी होकर बेमजा हो जाएगी। उसने अचानक बात बदल दी। इस सहर अंगेज और खुनक ख्वाबगाह में खिड़कियों पर दबीज पर्दे पड़े हुए थे। कमरे में बाहर की रोशनी का कोई गुजर नहीं था। वहां धीमी और ख्वाबनाक रोशनियां न जल रही होती तो सरे शाम ही वहां रात उतरी हुई मालूम होती। मैंने प्याली से चाय का पहला घूंट लिया और मैं ली की खादमा के हुनर का कायल हो गया। चाय बहुत लजीज थी। ली ने इस शाम मुझसे मुलाकात के लिए अपने जहन में एक नक्शा जमाया हुआ था। वो इसके कैफो सरूर में मुझसे इधर उधर की बातें करती रही। चाय की प्याली खाली होने तक मुझे अपना सर भारी होता हुआ महसूस होने लगा। ली दिलचस्पी से मेरा जायजा ले रही थी। रफ्ता रफ्ता मेरे जहन पर सरूर की अजीब सी कैफियत तारी होने लगी और मैं सोफे पर फैल कर बैठ गया। तबीयत चाह रही थी कि मैं वहीं लेट जाऊं। क्या बात है, तुम कुछ बेआराम नजर आ रहे हो? ली ने मुतजस्सिस लहजे में पूछा। तुमने अच्छा नहीं किया ली, मैंने बोझल होती हुई नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहा। मेरी चाय में शायद कोई मुसक्किन दवा मिली हुई थी। शोखी से उसकी आंखें चमक उठी और वो बोली, मैं इस लड़की से आजिज हूँ। ये खोरो नोश की चीजों में जायका पैदा करने के चक्कर में नित नए तजर्बे करती रहती है। हो सकता है कि इसने तुम्हारी चाय में कुछ मिला दिया हो। अपनी बात पूरी करते ही वो मसहरी से उतर आई। करीब आकर उसने बहुत नरमी से मेरा बाजू थामा और मेरे ऊपर झुकते हुए अपनी बात जारी रखी। आओ, कुछ देर के लिए लेट जाओ, जरा सी देर में तुम्हारी तबीयत संभल जाएगी। वो मुझसे इतना करीब आ गई कि बाज मकामात पर मेरा और उसका दरमियानी फासला सिफर होकर रह गया था। उसके वजूद से आने वाली महकार मेरे मख्तल होते हुए आज़ाब पर किसी न किसी हद तक असरअंदाज होने लगी। उसने मुझे सोफे से उठाया और कशां कशां अपनी मसहरी पर ले गई। मुझे वहां लिटाने के बाद वो खुद भी मसहरी पर आ गई। उसने मेरे सर के नीचे से तकिया निकाल कर मेरा सर अपनी गोद में ले लिया और होले होले मेरा सर सहलाने लगी। मैं न चाहते हुए भी अपनी आंखें मूंदने पर मजबूर हो गया। मास्टर, मेरे कान में उसकी सरगोशियाना आवाज गूंजी। मैंने तुमसे अपने इंतकाम की बात की थी ना, वो अभी अधूरी है। व्हाइट हाक को डुबोकर हमने छोटा राजन का गरूर तोड़ा है। मेरे दिल में इस दिन ठंडक पड़ेगी जब मेरी मजलूम बहन की तरह वो खुद भी पेवंदे खाक होगा।
لی، تم نے یہ بات کہنے کے لیے بہت لمبا طریقہ اختیار کیا ہے۔ میں نے اسے جواب دیتے ہوئے اپنی آواز میں بھاری پن محسوس کیا۔ تو مجھے چائے پلائے بغیر بھی اپنی اس خواہش کا اظہار کر سکتی تھی۔ اس وقت میرا بدن ٹوٹ رہا ہے، دماغ ہواؤں میں اڑ رہا ہے۔ تم نے میری چائے میں کیا ملوایا تھا؟ میری آنکھیں بدستور بند تھی، تھوڑی سی LSD۔ وہ میرے اوپر جھک آئی۔ ماسٹر، تمہاری آنکھیں اتنی چمکیلی اور خوفناک ہیں کہ میں تم سے نظریں ملا کر یہ بات کہتے ہوئے چیک رہی تھی۔ کوئی کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، اسے جان سے مارنے کی بات کرنا آسان نہیں ہوتا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ بینکاک میں راجن کے خون کے پیاسوں میں 1 کا اضافہ ہو چکا تھا۔ میرے حواس پر چھا جانے والی سرور کی لہر اتنی گہری ہو چلی تھی کہ میں خواہش کے باوجود لی سے کچھ نہیں کہہ سکا۔ میں راجن کے لیے لی کے دل میں چھپی ہوئی بے پناہ نفرت کے بارے میں جان کر خوش تھا۔ لی مجھے LSD کے سہارے زیر کر کے خوش تھی۔ اسے جو کچھ کرنا تھا وہ کر گزری تھی۔ اس بارے میں اس سے کچھ کہنا سننا بے سود تھا۔ بحث کے نتیجے میں صرف تلخی پیدا ہو سکتی تھی۔ میں نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ میری مفاہمانہ خاموشی اور سپردگی نے لی کا حوصلہ بڑھا دیا۔ اس نے مجھے جس میزبانی کے ارادے سے اس شام اپنے گھر بلایا تھا، وہ پورے اہتمام کے ساتھ اس کی انجام دہی کی طرف مائل ہوتی چلی گئی۔ میں ایک مدت تک شراب نوشی کی بری عادت کا شکار رہا۔ پیتا تھا تو بس پیتا ہی چلا جاتا تھا، لیکن ایسی بلا نوشی کے باوجود میں کبھی مدہوشی کی کیفیت سے دوچار نہیں ہوا تھا۔ LSD کے استعمال کے بارے میں میرا وہ پہلا تجربہ تھا۔ میں نے سنا ہوا تھا کہ وہ ہیروئن کی طرح متعدد طریقوں سے استعمال کی جاتی تھی۔ لی نے مجھے شکار کرنے کے لیے شاید اس کی کوئی خاص قسم چائے میں ملا کر دھوکے سے میرے دوران خون میں شامل کی تھی۔ اس کے اثرات بہت تیز اور گہرے تھے۔ اس دوران میں لی والیانہ انداز میں میرے ساتھ جو سلوک کرتی رہی، مجھے اس کی بدلتی ہوئی کیفیات کا مکمل ادراک تھا، لیکن اس کے ساتھ میرے ذہن میں عجیب و غریب پیکر اور اوہام بھی سر ابھارتے رہے تھے۔ جب فون کی گھنٹی بجی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ بھی میرے وہم کا کرشمہ رہا ہو۔ بلی وہاں فون آنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ جب گھنٹی کئی بار بجی اور میں نے اپنے موبائل پر توجہ نہیں تھی تو میرے برابر میں بستر پر دراز لی نے نرمی سے مجھے جھنجھوڑ کر دھیرے سے کہا، ماسٹر تمہاری کال آ رہی ہے، فون سن دو۔ گزرے ہوئے لمحوں میں میری ذات کی طرح سب کچھ لی کے بستر پر بکھر گیا تھا۔ میں نے بوجھل پپوٹے کھولے تو میرا موبائل فون لی کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے فون کا بٹن دبا کر کسل مندی کے ساتھ ہیلو کہا تو دوسری طرف سے چاؤفان کی مسرت آمیز اور چہکتی ہوئی آواز آئی، ماسٹر تم کہاں ہو؟ تمہاری لی کی خوابگاہ میں سنبھلنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے مبہم الفاظ میں اپنی کیفیت بیان کی۔ غنیمت یہ تھا کہ LSD نے میرے ذہن کو پوری طرح معاف نہیں کیا تھا۔ وہاں بڑے بڑے لڑکھڑا جاتے ہیں۔ ہلکے سے کہکے کے بعد اس کی آواز ابھری، میں نے تم کو بتا دیا تھا کہ مادام خطرناک مگر مزیدار عورت ہے۔ میں ڈر رہا تھا کہ کہیں تم میری غیر حاضری میں یہاں سے نکل نہ گئے ہو۔ مجھے یاد آ گیا کہ وہ لی کے گھر کے باہر رک کر میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا تم کہاں چلے گئے تھے؟ مادام کو بتا دو کہ آج میں نے اسے پریشان کرنے والے فومفاٹ کی عزت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ اب وہ بھول کر بھی ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ یکایک مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ میں مسیری کے سرہانے سے ٹیک لگا کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا باہر اسی نے گولی چلائی تھی؟ ہاں ماسٹر، اس نے پرجوش لہجے میں اس بات میں جواب دیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں مادام کا پرانا معتقد ہوں۔ اس نے مجھے بتایا ہوا تھا کہ فومفاٹ اسے پریشان کرتا رہتا ہے۔ آج اس کی شامت آئی ہوئی تھی کہ وہ میری موجودگی میں ادھر آ نکلا۔ فائر ہوتی میں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ میں اس کے پیچھے لگ گیا۔ لمبے تعاقب کے بعد میں نے پارک کے قریب اسے گھیر کر ایسی مار لگائی ہے کہ وہ عمر بھر یاد رکھے گا۔ اس وقت چاؤفان کی فون کال میرے لیے نعمت ثابت ہوئی۔ اس کی آواز سنتے میرا ذہن LSD اور لی کے جسمانی سحر سے تیزی سے آزاد ہونے لگا۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تمہیں سولجھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہو سکتا ہے کہ اب وہ لی کو کوئی کزن پہنچانے پر تل جائے۔ میرا کیا ذکر ہے؟ کیا چاؤفان کا فون ہے؟ لی نے اس دراری انداز میں سوال کیا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کر دیا۔ چاؤفان کہہ رہا تھا، ماسٹر اب وہ بھول کر بھی ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ میں نے دل کھول کر اس کی پٹائی کی ہے۔ آخر میں نے اس کے بدن سے ایک ایک کپڑا اتروا کر اس کی گاڑی کے چاروں ٹائروں کی ہوا نکال دی۔ اب وہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ وہاں ایک تماشا بنا ہوا ہوگا۔ اس کا پستول اور کپڑے میں اپنے ساتھ لے آیا ہوں۔ یہ مادام کی نظر کروں گا۔ اب زلزلہ آ جائے تب بھی اپنی جگہ سے نہ ہلنا۔ میں ذرا سی دیر میں آ رہا ہوں، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا اور فون بند کر دیا۔ دوران گفتگو میں میری زبان سے اپنا نام سن کر لی مضطرب ہو گئی تھی۔ چاؤفان سے میری گفتگو ختم ہوتی ہی وہ میرے پیچھے پڑ گئی۔ جب میں نے اسے پورا واقعہ سنایا تو فتح مندی کے احساس سے اس کا چہرہ دمک اٹھا۔ وہ مسرت سے مغلوب لہجہ میں بولی، کسی پر برا وقت آتا ہے تو حالات اسی طرح رخ بدل لیتے ہیں۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ تم نے چاؤفان کو باہر روکا ہوا ہے۔ اس نے جو کچھ کیا اچھا، بہت اچھا کیا۔ تم بلا وجہ اس بیچارے کو ڈانٹ رہے تھے۔ فومفاٹ بزدل عاشق ہے۔ اب وہ ادھر آئے گا نہ کسی کو اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے بارے میں بتائے گا۔ پیسے والے دل پھینک مرد انا پرست بھی ہوتے ہیں۔
दूसरों के इस बारे में बताते हुए वो अपनी सुबकी महसूस करेगा। जो हुआ है वो बेहतर हुआ है। और हाँ, ये तो बताओ कि बेचारा जाऊफान बाहर क्यों रुका हुआ है? तुम उसे अपने साथ अंदर क्यों नहीं लाए? तुमने सिर्फ मुझे बुलाया था, इसके बारे में खास तौर पर कहा था कि वो मुझे यहाँ पहुंचाकर वापस चला जाए। ये उसकी मर्जी है कि वो रुक गया। चलो, जो हुआ बेहतर हुआ। वो तुम्हारे साथ अंदर आ जाता या वापस चला जाता तो फुमफाट के मुकद्दर का लिखा कैसे पूरा होता? फुमफाट की हालत के बारे में सोचकर मेरा रुआ रुआ खुश हो रहा है। तुम्हारा जाऊफान भी बहुत सितम ज़रीफ आदमी है। उसके कपड़े उतरवाने के साथ चारों टायरों की हवा भी निकाल आया। वो वहां से भाग सकता है, न वहां रुका रह सकता है। उसकी गर्लफ्रेंड उसकी हालत देखकर शर्म से जमीन में कड़ी जा रही होगी। मुझे यकीन है कि लड़की इस मंजर की ताब नहीं ला सकी होगी। वो इसे इसके हाल पर छोड़कर वहां से भाग गई होगी। ली ने मखमूर अंदाज में हल्का सा कहका लगाया और इंतकाम की तरफ मुतवज्जा हो गई। इसके संवरे हुए बाल इस वक्त बेतरतीबी से पेशानी और शानों पर बिखरे हुए थे। हल्का फुल्का मेकअप मादूम हो चुका था। मैं खामोशी से मसहरी से उतरकर ड्रेसिंग टेबल के आईने के सामने जा खड़ा हुआ। अपने अक्स पर नजर पड़ती मैंने बुखलाकर तौलिया संभाला और अपना चेहरा रगड़ना शुरू कर दिया। मेरी वो हेत कज़ाई देखकर जाऊफान को मुझ पर दिल खोल कर हंसने का मौका मिल सकता था। मैंने चौकीदार से कहा है कि वो जाऊफान को अंदर भेज दे। इंटरकॉम पर गुफ्तगू से फारिग होकर ली ने मुझे मुतल्ला किया। मैं अपना चेहरा साफ करके पलटा तो ली अपने नाजुक लिबादे पर गौन पहन चुकी थी और अपने बिखरे हुए बाल समेटने में मसरूफ थी। तुम बहुत जिद्दी और सरकश औरत हो, मैं मुलामत अमेज लहजे में तबसरा करता हुआ सोफे पर बैठ गया। मेरा ज़हन बहुत तेजी के साथ साफ हो चुका था, लेकिन जिस्मानी तौर पर मैं थकान महसूस कर रहा था। ली ने मुस्कुराकर तीखी नजरों से मेरी तरफ देखा और आईने के सामने चली गई। जाऊफान इस घर के लिए अजनबी नहीं था। वो इस घर में आने के आदाब से बाखूबी वाकिफ था। उसने ख्वाबगाह के दरवाजे पर 2 बार हल्की सी दस्तक दी और ली से इजाजत मिलते ही अंदर आ गया। इसके बाएं हाथ में एक थैली झूल रही थी। उसने कमरे के वस्त में अपने सर को खम देकर हम दोनों को ताजीम पेश की, फिर अपने बाएं हाथ में झूलती हुई थैली ली की तरफ बढ़ा दी। आज क्या ले आए हो मेरे लिए? ली ने उसके हाथ से थैली लेते हुए लगावट के अंदाज में सवाल किया। आज की शाम के लिए मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक यादगार तोहफा। जाऊफान ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया। इसमें फोम फाट के बदन से उतरवाए हुए 6 कपड़ों के साथ इसका पिस्तौल भी है। 6 कपड़े? ली ने हैरत से कहा। क्या वो इस गर्मी में सूट पहने फिर रहा था? इनमें 2 ज़ेरे जामे और 2 मोजे भी शामिल हैं। जाऊफान शोखी से बोला। फुमफाट शहर का जाना पहचाना रईस ज़ादा है। पार के इलाके में हर वक्त बहुत से लोगों की आमदोरफ्त रहती है। उसे बहुत से लोगों ने बुरे हाल में देखा होगा। मैं महसूस कर रही हूँ कि अब मेरा दिल दुखाने वालों का बुरा वक्त आ गया है। मुझे उम्मीद है कि मास्टर ने तुम्हारा दिल नहीं दुखाया होगा। जाऊफान ने शौकी और मानी के अंदाज में ली से वजाहत चाहिए। अब मेरे और मास्टर के मामले में तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं। मास्टर शानदार आदमी है। हमारी आज की मुलाकात यादगार रही है। ली ने उसका साथ नहीं दिया। मगर मैं देख रहा हूँ कि मास्टर कुछ सुस्त है। जाऊफान ने गौर से मेरा जायजा लेते हुए कहा। वहाँ जो कुछ हुआ सो हो गया। मैं ये नहीं चाहता था कि ली के साथ इसकी ख्वाबगाह में गुजरे वक्त का अहवाल जाऊफान के सामने ज़ेरे बहस आए। मैं अपनी जगह छोड़कर उठ गया। ली ने हम दोनों को रोकना चाहा, लेकिन मैं रुकने पर आमादा नहीं था। मैं ख्वाबगाह के दरवाजे की तरफ बढ़ा था कि ली को अचानक कुछ याद आ गया। वो लपक कर शिकन आलूद बिस्तर की तरफ गई और तकिए के नीचे से नोटों की एक गड्डी निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा दी। ये गड्डी तुम्हारी जेब से निकल गई थी, ली ने कहा। मैंने संभाल कर रख दी। वो डान की दी हुई गड्डी थी। इससे अपनी जेब में उड़ते हुए मेरी नजरें गैर इरादी तौर पर जाऊफान की तरफ उठ गई। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर रही थी और आंखों में खबीसाना चमक रक्सा थी। जाऊफान की वहां मौजूदगी का भरम खुल गया था, इसलिए वो अपनी गाड़ी पोर्च में ले आया था। ली ने वहां तक आकर हमें गर्म जोशी से रुखसत किया और जाऊफान अपनी गाड़ी खुले हुए चोबी फाटक से बाहर लेता चला गया। मास्टर, क्या बात है? तुम्हें कुछ चुप सी लगी हुई है? चंद सानियों के बाद जाऊफान ने संजीदा लहजे में जुबान खोली। पहले मैंने सोचा कि उसे डांट दूं, लेकिन इस तरह उसके सवाल की अहमियत बढ़ जाती। मैंने पुरस्कून रहते हुए कहा, ली बहुत बोलती है, अब मुझे खामोशी में मजा आ रहा है। कहाँ मादाम का मोमी वजूद और कहाँ तुम्हारा ये खातिम? खामोश रहकर इसी के बारे में सोच रहे हो कि? वो चहक कर बोला। 1 लाख भात की रकम बहुत बड़ी होती है। खुद फरामोशी के आलम में तुम उसे भी भूल गए थे। मादाम के दिल में बेईमानी आ जाती तो तुम डान के इस इनाम से महरूम हो सकते थे। वह हसीन और दलेर होने के साथ ईमानदार भी है। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। किसी एक औरत में इतनी खूबियां मुश्किल से यकजा हो जाती हैं। मैं तुम्हारी इंतखाब की दाद देता हूँ। तुमने बैंकॉक में बहुत कारआमद औरत तलाश की है। डान से लंबी घोड़ी कह रहा था। उसने एक मोड़ काटते हुए शिकवा किया। डान अपनी मर्जी का मालिक है, वो किसी को कुछ भी कह सकता है। मैंने मादाम के सामने एक बात नहीं बताई। वो चंद सानियों तक खामोश रहने के बाद बोला। पुमफाट को छोटा राजन ने वर्गलाया हुआ था। तुम्हें यह बात कैसे मालूम हुई? मैंने चौंक कर पूछा।
जब मैं इसके कपड़े उतरवा रहा था तो वो रो देने वाले अंदाज में छोटा राजन को गालियां दे रहा था। उसने बताया, मादाम के लिए फोम फाट की तड़प देखकर छोटा राजन ने उसे मशवरा दिया था कि मादाम को जबरदस्ती उठवा लो या दूर रहकर उसे खौफजदा करो। वो बाजारी औरत है, डर कर पके हुए फल की तरह तुम्हारी झोली में आ गिरेगी। राजन उसे कहाँ मिल गया था। मेरा तजस्सुस बरकरार रहा। मास्टर, ये सब ऊंचे तबकों के करिश्मे हैं। गरीबों की बस्तियों में शरीफ और रजील की पहचान बहुत आसान होती है। जैसे जैसे ऊपर के तबकों में जाओगे ये शनाख्त मुश्किल से मुश्किल तर होती जाएगी। आला तबके में इंसान और शैतान सब एक होते हैं। शराफत की कोई कदर की जाती है, न कमीनों पर थूका जाता है। हर शख्स की इज्जत इसके माल के हिसाब से होती है। शहर के सारे मालदारों से छोटा राजन का करीबी मेल जोल है। वो इन्हें आए दिन अपनी दावतों में बुलाता रहता है। पुमफाट भी इसके दस्तरखान का कुत्ता होगा। मेरे मुख्तसर से सवाल के जवाब में उसने अपने दिल की सारी भड़ास निकाल ली। पुमफाट तुम्हें भी पहचानता होगा, मैंने ताई तलब अंदाज में कहा। उसने सर को मायूसी से नफी में जुम्बिश थी और बोला, अभी तुम्हारा खादिम शहर में इतना मशहूर नहीं हुआ कि लोग इसे चेहरे से पहचानने लगे। हालात इसी डगर पर चलते रहे तो जल्दी ऐसे भले दिन भी आ जाएंगे। क्या तुम्हारी पूरी कौम ज्यादा बोलने के मर्ज में मुब्तला है? मैंने जल कर पूछा। मास्टर, ये भी एक फन है जिस पर हर एक को मलका हासिल नहीं होता। अभी तुम इसी बारे में मादाम की शिकायत कर रहे थे, आप मुझसे शाकी हो। डान ज्यादा नहीं बोलता, मैंने गहरे तन से कहा। वो दोगला है ना? बिसाख्ता उसकी जुबान से निकला। फिर उसने दोनों हाथों से अपना मुंह पीटना शुरू कर दिया। ये मैंने क्या कह दिया? मेरा दिमाग खराब है, मैं उल्लू का पट्टा हूँ। मास्टर, मेरी इस बात को भूल जाना, समझ लेना कि मैंने कुछ नहीं कहा। उसने आखिरी दो फिक्र लजलजाई हुई आवाज में अदा किए थे। मैं बेख्तियार मुस्कुरा दिया। फिक्र न करो, ये बात डान तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन हकीकत यही है। वो दोगला न होता तो तुम्हारी तरह बस यार को होता। उसका सबसे बड़ा भरम यही है कि वो जरूरत से भी कम बोलता है। उसने अपनी सफाई पेश करने की कोशिश नहीं की, गैर मुतवक्का तौर पर खामोश रहा। दूर से हिल्टन होटल की इमारत के आसार नजर आना शुरू हुए तो चाउफान ने अपना सकूत तोड़ दिया। मास्टर, मादाम से मिलकर तुम्हें खुश और चौंचाल होना चाहिए था। मैं देख रहा हूं कि तुम खामोश हो। लेका नशा गहरा है, मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया। रफ्ता रफ्ता उतर जाएगा। मेरा जोमानी जवाब उसके सर पर से गुजर गया। वैसे भी आज तुम थके हुए हो, पूरी रात वाइट हाग के चक्कर में कारी होगी। दोपहर को मैं पहुंच गया, तुम्हें ढंग से सोने का मौका भी नहीं मिल सका होगा। उसने संजीदगी से कहा, आज रात की नींद पूरी कर लेने के बाद कल छोटा राजन के बारे में कुछ सोचना होगा। वाइट हाग के बाद अब उसकी बारी है। तुम उसकी खैर खबर रखो, पता नहीं वो कब तक मोती महल में अपना मुंह छुपाए बैठा रहेगा। मैंने सोचते हुए कहा। अब डान को इसके बारे में तेजी से खबरें मिलना शुरू हो जाएंगी। उसने मजबूत और पुर उम्मीद लहजे में जवाब दिया। मैंने तुम्हें बताया था कि अब भी शहर के बहुत से लोग छोटा राजन के आदमियों से छुप कर डान से मिलने आते रहते हैं। वाइट हाग डूबने के बाद आने वालों की तादाद बढ़ जाएगी। नंबर बनाने के चक्कर में कुछ लोग छोटा राजन के खिलाफ मुखबरी भी शुरू कर सकते हैं। वो सही समत में सोच रहा था। रोजमर्रा की आम जिंदगी में सब बनी के यार होते हैं। ज़ेर ज़मीन दुनिया को मैंने बहुत करीब से देखा और परखा था।